नमस्कार एवरीवन, मैं केमिस्ट्री मेंटोर संदीप जांगीर एक ग्रुप साइंस क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो अपन लास्ट क्लासेस में एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली प्रिंसिपल था। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के ही क्वांटम नंबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? क्वांटम नंबर। तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन जो है वो है 2p कक्षक में है इन 2p ऑर्बिटल्स। 2p कक्षक में आपको क्या बताना है? n और l की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसको आपको कैसे सोल्व करना है? इसमें आपको सबसे पहले जो 2p दे रखा है, इस 2p के अंदर आपको जो ये 2 दे रखा होता है वो n की वैल्यू होती है, p के लिए जो लिखते हैं वो l होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है बेटा कि जो नंबर जो यानी कि n का मीन क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। कितना हो गया? 2 हो गया। और L जो होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि द्विगंशी क्वांटम नंबर। तो इसके लिए अगर अपन बात करें S के लिए कितना होता है? 0 होता है। P के लिए कितना होता है बेटा? 1 होता है। D के लिए कितना होता है? 2 होता है। और F के लिए कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, तो आपको किसका पूछा है? P का पूछा है, तो इसमें P के लिए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अपन बात कर सकते हैं कि n इक्वल 2 है और L इक्वल क्या है? 1 है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। तो आपको सिंपल सा डायरेक्ट आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको जो भी दे रखा है कक्षक वो लिखना है। उसके बाद में n और l की वैल्यू को आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में आता है एक परमाणु की मुख्य क्वांटम संख्या निरूपित करती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आपको पहला ऑप्शन दे रखा है कक्षक का आकार, चक्रण कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग और कक्षक का त्रिविमीय विन्यास। तो सबसे सिंपल है, सबसे पहली जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहली होती है प्राथमिक क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और ये किस किस के बारे में बताता है? इसको n से प्रदर्शित करते हैं। याद रखना, ये आकार के बारे में बताता है, ये ऊर्जा के बारे में बताता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या कक्षक के आकार को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या क्रमशः संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको n से प्रदर्शित करते हैं, इसको l से प्रदर्शित करते हैं, इसको m से प्रदर्शित करते हैं। तो n जो है वो किस किस को बताता है? आकार, आकृति, अभिविन्यास, फिर आकृति, आकार, अभिविन्यास, आकार, अभिविन्यास, आकृति, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा इसको क्या याद रखोगे? SSO। SSO का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताएगा? आकार को। L किसको बताएगा? आकृति को। M किसको बताएगा? अभिविन्यास, मतलब शेप, साइज के बारे में, फिर शेप के बारे में, और फिर ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये साइज, शेप और ओरिएंटेशन ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन बात करें तो Be के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं हैं। चार क्वांटम संख्या का मतलब n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू और s की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है? बेरिलियम, आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कितना होता है? 4 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2, 2s2, 2p, आगे क्या रहेगा? खाली रहेगा। तो अपना आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड 1s2, 2s2 हो गया। अब अगर अपन बात करें कि इसको कक्षकों में भरें तो ये s में एक ही कक्षक होता है। अब आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपसे ये पूछा गया है कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है? तो ये वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन है, ये 2s के लिए है और ये 1s के लिए। अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर अपन बात करें तो 2s हो गया, 2s में फिल होगा। अब इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू अगर अपन बात करें बेटा, n, l, m और s, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। l की वैल्यू आपको पता है s है, तो s में द्विगंशी क्वांटम संख्या का अभी बताया आपको कितना होता है? 0 होता है। और L की वैल्यू अगर 0 है तो M की वैल्यू भी क्या रहेगी? 0 रहेगी। और S की वैल्यू या तो प्लस आप होगी या माइनस आप होगी। तो आपको पूछा है कि चार क्वांटम संख्या चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, चौथा इलेक्ट्रॉन यही है और चौथा इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये क्या है? वामावर्त है, और वामावर्त होगा तो बेटा क्या हो जाएगा? -हाफ हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 2 0 0 और माइनस आप, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, फिर आप इसमें LMS के मान लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा निर्धारित करती है। तो
सिंपल से है, क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति को और ऊर्जा को कौन निर्धारित करता है, स्थिति और ऊर्जा। तो ऊर्जा में आपको पता है कि मुख्य क्वांटम संख्या करता है n करता है, ठीक है। तो ये अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, मुख्य क्वांटम संख्या। तो याद रख लेना, साइज के बारे में भी यही बताता है, एनर्जी के बारे में भी यही बताता है, ठीक है ना। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में भी मुख्य क्वांटम संख्या बताता है। फिर आता है दिए गए परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते, यह कहलाता है। आपको पता है कि एक जैसे ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो सिंपल से है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है तो एस की वैल्यू एक में प्लस हाफ एक में माइनस हाफ। तो अपन कह सकते हैं कि केवल और केवल 3 क्वांटम संख्याओं के मान ही क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। तो ये नियम किसने बताया था, तो ये नियम बताया था पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है ये, ठीक है ना। इस नियम के अनुसार किसी भी एक कक्षक में अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन के लिए अधिकतम 3 क्वांटम संख्या ही क्या हो सकती है, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो सकती है। 4 जो है वो क्या रहेगी बेटा, आपकी डिफरेंट रहेगी। कौन सा, एस चक्रण क्वांटम संख्या। ये तो किसने बताया, पाउली ने बताया, ठीक है। कैल्शियम के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कितना होता है बेटा, 20 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर 3p6, ठीक है ना। और फिर क्या आता है बेटा 4s2। तो ये पहला कोष हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। यानी कि 2 और इसमें 8 हो गए, इसमें 8 हो गए और इसमें 2 हो गए। तो अपन कह सकते हैं कि जो अंतिम कोष होता है, अंतिम कोष को ही अपन संयोजी कोष कहते हैं, बाह्यतम कोष कहते हैं, ठीक है ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डंबल आकृति के कक्षक के लिए एल का मान है। तो पिछले साल भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको बता दूं मैं, आकृति किस कौन बताता है, आकृति बताता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। और द्विगंशी क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से। और एल के लिए अगर अपन बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि ये एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए, एफ के लिए वैल्यू याद रखनी है आपको। पहला क्या होता है, एस के लिए कितना है 0, पी के लिए कितना है 1, डी के लिए 2 और इसके लिए कितना हो जाएगा 3। अब अगर अपन बात करें तो इसकी आकृति क्या होती है बेटा, गोलाकार होती है। इसकी आकृति क्या होती है बेटा, इसकी डंबलाकार होती है, ठीक है ना। इसके बाद में अगर अपन बात करें बेटा, इसके लिए द्विडंबलाकार होती है। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये क्या होती है, जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। तो आपको इसमें बताना है कि डंबल आकृति के लिए, तो डंबल आकृति के लिए आपको पता है कि P के लिए होगा और P के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो L का मान पूछा हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि नाभिक और वनस कक्षकों के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व है, यानी कि ये जैसे ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर ये क्या होते हैं, कोष होते हैं, ठीक है ना। अब ये नाभिक है और ये पहला वनस कोष है, तो इसके बीच में पूछा है आपको, ठीक है ना, इस तरीके से या, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व है। आपको पता है कि ये कोष तो है नहीं, कोष और नाभिक के बीच की दूरी है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन किस में गति करते हैं, कोष में करते हैं। आपको वनस में तो पूछा नहीं, आपको किस में पूछा है, नाभिक और वनस के बीच में। तो जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, 0 है, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व भी क्या होगा, 0 होगा। तो नाभिक और वनस कोष के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि 3s और 2p कक्षकों के अरिय यानी कि रेडियल नोड की संख्या क्रमशः है। पिछले साल भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। आपको मैं बता दूं कि जैसे रेडियल नोड है, इस रेडियल नोड को और क्या बोलते हैं अपन, त्रिज्य नोड भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका और क्या नाम होता है, त्रिज्य नोड, या अपन कह सकते हैं बेटा इसको क्या बोलते हैं, अरिय नोड भी कहते हैं, ठीक है, अरिय नोड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको किसका कौन से फॉर्मूले यूज करना है। तो ये n-l-1 ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, n-l-1। अब आपको क्या करना है कि n की वैल्यू तो आपको पता है मुख्य क्वांटम संख्या होता है, l का मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या और 1 आपको माइनस करना ही है, ठीक है। अब अगर मैं 3s के लिए कैलकुलेट करूं तो इसके लिए 3 माइनस l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 और -1 तो कितना हो गया बेटा, 2 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद में अगर अपन 2p की बात करें तो 2p के लिए 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा जिसमें 2 और 0 हो, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है रेडियल नोड, त्रिज्या नोड या अरिया नोड, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। और फिर 3s के लिए और 2p के लिए आप इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि m कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है, तो सिंपल से बेटा, जैसे ये नाभिक है, नाभिक के बाहर क्या होते हैं बेटा कोष होते हैं। कोष में जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। अब इसी को ही बोर ने एक नाम दिया, जैसे इसके लिए के कोष बोला गया, इसके लिए एल कोष, इसके लिए एम, इसके लिए एन और इसके लिए ओ, इस तरीके से आगे कंटिन्यू चलता है। अब आपको एक क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एम कोष में, यानी कि एम कोष का मतलब क्या हो गया आपका थर्ड कोष हो गया ये, ठीक है। तो तीसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अभी तो अपन को पहले केवल कोष की वैल्यू पता चली है। अब आपको क्या करना है कि किसी भी कोष के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2n स्क्वायर होता है, ठीक है। अब 2n स्क्वायर होता है तो आप इसमें वैल्यू रखेंगे अपन, और वैल्यू रखेंगे तो ये 2 और n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इंटू 3 9 2 18। तो इस तरीके से अपना आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बोर कक्षा के अकॉर्डिंग कोष निकालना है। कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर से कैलकुलेट करते हैं। अब इसको पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय क्वांटम संख्या है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो आपको पता है कि सोडियम, पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इसमें। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपका इसमें एटॉमिक नंबर से कैलकुलेट करेंगे तो ये 11 है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये संयोजी कोष का मतलब यही हो गया अपना, ये पहला कोष, ये दूसरा और ये तीसरा, ये संयोजी कोष है। और संयोजी कोष में आपको इसमें n l m s चारों की वैल्यू आपको मैं बता देता हूं। अब इसमें आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले n, इसमें 3s के लिए अगर अपन बात करें तो ये 3 हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। और जब l की वैल्यू अगर 0 है तो m आपको पता ही है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा इसमें 0, क्यों, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है -l से +l तक। और ये क्या रहेगा प्लस हाफ रहेगा, क्या रहेगा प्लस हाफ। तो चारों की आपको मैंने बता दी। अब इसमें आपको पूछा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो आप चुंबकीय क्वांटम संख्या आप बता सकते हो कितना हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि जब 3D कक्षक पूर्ण हो जाए तब नया इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। अब आपको पता है कि 3D के लिए अगर n+l नियम अगर अपन कैलकुलेट करें तो ये 3 + 2 कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है ना। अब आपको पता है कि 3D है तो आपको उससे ज्यादा n+l वैल्यू वाली जो कक्षक होगा उसी में इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। तो याद रखना ओबो नियम या n+l नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरा जाता है और फिर बाद में उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में भरा जाता है। तो आपका इसमें अगर देखें तो 4p की अगर अपन बात करें तो 4p में n+l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 + 1, इसकी भी 5 हो जाएगी। इसकी अगर अपन बात करें कि 4 + 2 तो 6 हो जाएगा, इसमें 4 + 0 तो ये 4 हो जाएगा, इसमें 5 + 0 तो ये 5 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें कि ये 5 ही आ रहा है 3 + 2। अब 3 + 2 आ रहा है तो आपको इसमें देखना है कि n+l की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो कई ऐसे कक्षक हैं जिसमें बराबर आ रही है। तो आपको क्या करना है बेटा कि n+l नियम ये कहता है कि जब भी अगर n+l का मान सेम आ जाए तो उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे जिसके लिए n का मान क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है। तो n का मान अगर अपन बात करें तो n का मान जैसे 5s के लिए भी 5 आ रहा है और 4p के लिए भी कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि 4 और 5 में n की वैल्यू किसकी ज्यादा है 5 की। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें 5s कक्षक हो जाएगा, ठीक है ना। 3D के बाद में किस में आएगा आपने 5s या 4p। तो अब इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो ये आपको पहले एक ट्रायंगल, ठीक है ना, इसमें एक ट्रायंगल बनाना है आपको और सबसे पहले किस में फिल करना है 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s 3p 4s फिर 3d और फिर 4p और फिर
5s और फिर 4d 5p और फिर 6s 4f 5d और 6p। अब अगर अपन बात करें कि इसमें एक तो 4p के लिए भी 5 आ रहा है और एक इसके लिए भी 5 आ रहा है, तो जिसमें कम वैल्यू होगी उसी के लिए भरा जाएगा। तो ये 5s, अगर ये 4p नहीं होता तो 5s आता, तो ये हो नहीं सकता। 4s में 4 है तो ये हो नहीं सकता, 5f में 6 है तो ये भी नहीं हो सकता। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? 4p हो जाएगा। तो सिंपल से जब भी अगर सेम आए तो उसके लिए आपको फिल करना है जिसके लिए n की वैल्यू क्या हो? कम हो। तो ये n की वैल्यू इसमें क्या है? कम है, और इसमें क्या है? ज्यादा है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? 4p हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इस ट्रायंगल से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको पता है कि आवर्त सारणी के अंदर ये दो सबसे फेमस एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्रोमियम कितने पे आता है बेटा? 24 पे। अब होना क्या चाहिए था इसका कि ये 1s2। अब अपन अगर मॉडर्न इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये आर्गन और 24 है तो 3d के अंदर 4 हो गया और 4s1 हो जाएगा। ठीक है, 4s1। ठीक है, लेकिन क्या होता है बेटा कि इसमें d और s के बीच में ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, जिससे कि ये d वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो s में क्या करते हैं? जंप करते हैं। जंप करने से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ जाएगा 3d5 4s1 हो जाएगा। ठीक है, 3d5 4s1। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो d है वो क्या हो गया? हाफ फील्ड हो गया। क्या हो गया बेटा? हाफ फील्ड हो गया। ठीक है ना, तो हाफ फील्ड होता है वो क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है, स्थायी होता है। तो अपन कह सकते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए था 3d4 4s2। ठीक है ना, 4s2 होना चाहिए। लेकिन इस d और s में ऊर्जा अंतराल कम है, इन दोनों के बीच में ऊर्जा अंतराल क्या होता है बेटा? कम होता है, ऊर्जा अंतराल कम है, और जिससे ये जंप करके इसमें शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आता है तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा इसके लिए? 3d5 4s1। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें कि निम्न में से क्वांटम संख्याओं का कौन सा समूह मान्य नहीं है, तो याद रख लेना बेटा, n जो है वो l के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, n का मान कभी भी छोटा नहीं हो सकता। ठीक है ना, n का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसके अलावा l का मान कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है ना, और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और m जो है वो किस पे डिपेंड करता है? l पे डिपेंड करता है, यानी कि -l से +l तक होता है। तो ये सारे पॉइंट अगर आपको ध्यान में है तो आप अच्छे से चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में बता सकते हैं। अब जैसे इसकी बात करें तो n का मान 3 है, इसमें 2 है, ये 0 है, ये +½ है। हो सकता है ये, क्योंकि ये l की वैल्यू कम है और m 0 हो सकता है। n और l की वैल्यू 3 तो आप मेरे को बताओ n और l कभी भी बराबर हो सकते हैं क्या? तो नहीं हो सकते। तो इसका मतलब अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। तो कौन सा समूह मान्य नहीं है? तो सेकंड। तो आपको ये पॉइंट इतना सा ध्यान रखना है कि n और l का मान कभी भी बराबर नहीं हो सकता, गुरु हमेशा बड़ा ही होगा चेले से। ठीक है ना, तो उसके बाद में अगर अपन बात करें, एक इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय क्वांटम संख्या दे रखी है और मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी? तो सिंपल से आपको बेटा पहले क्या करना है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान 0 है। तो अगर m आपको 0 दे रखा है तो पहले आप उसमें क्या कैलकुलेट करो? l की वैल्यू कैलकुलेट करो। क्यों? क्योंकि l जो है उसी से तो m कैलकुलेट करेंगे। अब आपको मुख्य क्वांटम संख्या पूछी है। अब एक अगर अपन बात करें तो वैसे तो इसने क्वेश्चन में ही n = 3 बता रखा है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या m = 0 है, तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी? तो n की वैल्यू भी कितनी होगी? 3 होगी। चुंबकीय क्वांटम संख्या अगर आपको 0 दे रखी है तो 3 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब l की वैल्यू पता होती तो आप इसमें डायरेक्ट भी बता सकते। तो अब वैसे भी सीधा डायरेक्ट मुख्य पूछा है तो मुख्य में n = 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है क्रोमियम के 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं के मान के निम्न में से कौन सा समूह सही है? तो अगर अपन बात करें तो आर्गन, अब अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही अगर लिखें इसमें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब मैं इसमें 4s2 3d 5
या 4, 3d4 ये होता है। लेकिन आपको पता है कि डी में 5 हो जाते हैं और एस में क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अब अपन इसका अगर अपन बात करें तो 3d5 और क्या हो जाएगा इसका 4s1 हो जाएगा। तो जो 19वां इलेक्ट्रॉन है वो ये है 4s में होगा या डी में होगा। तो आपको इसमें क्या करना है, तो 19वां इलेक्ट्रॉन तो पहले आपको पता है कि 4s और 3d में पहले किस में भरा जाएगा, ये 3+2 और ये 4+0, तो पहले तो s में भरा जाएगा। तो s में भरा जाएगा तो 19वां इलेक्ट्रॉन किस में आएगा बेटा, आपका 4s1 में। अब इसके लिए n, l, m और s, n की वैल्यू कितनी होगी 4 हो जाएगी, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और इसके लिए प्लस है हाफ। तो अपन कह सकते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो 19वें इलेक्ट्रॉन को आपको कैलकुलेट करना है और 19वें इलेक्ट्रॉन 4s में आएगा, 4s में आएगा तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें पोटेशियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याएं होती है। तो पोटेशियम का अभी बताया आपको, पोटेशियम कितने पे आएगा 19 पे, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1। अभी बताया कि इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 4, l 0, m 0 और s हाफ। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें कि बेरिलियम परमाणु में मूल अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब आपको पता है बेटा बेरिलियम जो है वो कौन से एटॉमिक नंबर है इसका 4, 1s2, 2s2 ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखें तो ना तो इसमें फर्स्ट में है ना सेकंड में, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि 3d कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो 3d कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि d के अंदर d में, ठीक है, d में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं s, p, d और f। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अणु जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में होगा, जैसे इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें आउटर सेल में कितने होंगे 5, कितने होंगे 6, इस तो 4, इसमें 6 प्लस 5 प्लस 1, इसमें 5, 4 और इसमें हो जाएगा 8, 6 इंटू 2, तो ये 12, ये कितने हो जाएंगे 10 और ये भी 10 और ये कितने हो गए 11। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सॉरी इसमें कितना हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 हो जाएगा। उसके बाद में अगर अपन बात करें सबसे अधिक ऊर्जा वाला कक्षक है, आपको पता है कि अधिक ऊर्जा किसकी होगी n+l की वैल्यू जिसमें ज्यादा होगी उसी की होगी। तो 3+2, इसमें 5+1, इसमें 4+0, इसमें 6+2, तो 5, 6, 4 और 8। तो आपको पता है कि सबसे अधिक ऊर्जा वाला कक्षक कौन सा होगा, जिसकी n+l की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा 60। ठीक है ना, तो n+l ज्यादा तो एनर्जी भी क्या होगी ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इस तरीके से अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए हैं। तो 3 क्लास हो चुकी है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब इनसे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा, इसी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड केवल इतने ही पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर अगला जो अपना नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड रहेगा अवर्सानी से। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।